अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। बानी पीटीआई इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च के हवाले से दो टोक कह दिया है कि एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर का इस्लामाबाद एहतजाज हर हाल में होगा और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी उसी दिन बाहर निकलें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने बताया कि वज़ीर आला गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मार्च मुलतवी करने का पैगाम पहुँचाया गया, जबकि उन्होंने अपने समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्हें हुकूमत की नीयत का पता चल गया है कि ये संजीदा नहीं थे और सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। गुज़श्ता रोज़ की ज़मानत के बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि उन्हें रिहा कर दे, लेकिन अब 24 नवंबर से पहले ये रिहा नहीं करेंगे। ताहम मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और एहतजाज भी होगा। मुज़ाकरात किन से हो रहे हैं, उनके नाम क्या हैं, खान साहब ने ये नहीं बताया, जबकि वज़ीर दाखिल नकवी साहब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात होने की तरदीद कर रहे हैं। किस्म की इजाज़त के बगैर हम जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, जहाँ जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें, लेकिन इस्लामाबाद आके 2-3 इंपॉर्टेंट दिन है, उन दिनों में एहतजाज करना फैसला आवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की ज़मानत हुई थी, जिसके बाद उनकी रिहाई का इम्कान पैदा हो गया था, लेकिन चंद घंटों बाद ही रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया और 26 नवंबर को उन्हें दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी आज समाअत हुई, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उधर हुकूमत ने रावलपिंडी, अटक और जेहलुम में रेंजर्स तलब कर लिया और ख़ास बात यह है कि पिंडी और जेहलुम में रेंजर्स की तलबी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में पहले से ही दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि 23 नवंबर से इस्लामाबाद और 2 सूबों पंजाब और केपी में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर किया जा रहा है। गिरफ्तारियों के अलावा वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये राब्ते मुज़ाकरात के लिए हो रहे थे या फिर एहतजाज मुलतवी करवाने के लिए, और अब सतह पर हैं। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थिंक टैंक के सरबराह रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें बातचीत के लिए अप्रोच किया गया। अब किस सतह पर है बातचीत, किस सतह पर मुज़ाकरात का ये मामला है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। ये सवाल मुझे पता था कि आज शाम के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनमें सर फहरिस्त होगा। देखिए जी, बातचीत का इंदिया जो है वो बिल्कुल है। वो चाहते हैं कि ये एहतजाज जो है इसको पोस्टपोन किया जाए। जैसे उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 22 अगस्त के हमारे जलसे के बारे में उन्होंने ये कहा था, अब ये करना चाह रहे हैं कि ये एहतजाज पोस्टपोन किया जाए। ऑब्वियसली उसमें जो हुकूमत के मकासद हैं वो आया हैं, सबको पता है। उनको पता है कि इस दफ़ा एक तैयारी के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, और चूंकि इस हुकूमत की अपनी कोई लेजिटिमेसी, कोई और रेलेवेंस नहीं है, ये मांगे हुए, चोरी किए हुए मैंडेट की बेसिस पे हुकूमत कर रही है। सो ये एक रेत की दीवार साबित होगी और ये क्रम्बल कर जाएगी। खान साहब ने उन्होंने कहा है कि जी उनसे बात हुई जब, तो उन्होंने कहा जी कि जो सारे बेगुनाह कैदी हैं जो पिछले 1.25 साल से कैदों में हैं उनको रिलीज़ करें। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। कंसेक्वेंटली ये कंक्लूड करना कि इनका मकसद सरीहन और सिर्फ एहतजाज को पोस्टपोन करना ही है और अपने जो इनकी जो डायलॉग की ऑफ़र है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो मेरा ख्याल है बड़ा आसान था। कंसेक्वेंटली ये डायलॉग शायद इससे आगे ना बढ़ सके। अगर बढ़ेगा किसी स्टेज के ऊपर तो उसको देखा जाएगा, लेकिन 24 की जो कॉल है एहतजाज की वो अपनी जगह कायम है। 24 को एहतजाज होगा, तमाम पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे, लोग आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे। ये बताइएगा रऊफ हसन साहब के इन आप पार्टी के अंदर जो इस बात के मुज़ाकरात के मुहर्रिक हैं या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के मुहर्रिक हैं, वो आमतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब होते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब क्या अब भी वो मैंडेट रखते हैं बात करें, मुज़ाकरात करें, क्योंकि कई दफ़ा उनकी कोशिशें तो कामयाब नहीं हो पाई? हबीब साहब,
देखिए 2 दिन पहले आपको याद होगा खान साहब ने स्पेसिफिकली अपने मीडिया टॉक में जेल में उन्होंने कहा था कि मेरे पास अली अमीन गंडापुर और गौहर साहब आए और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी, तो उन्होंने इन दोनों को एम्पावर किया था कि जी ठीक है आप करें। 21 की डेडलाइन उन्होंने दी थी कि 21 तक जो आपने करना है, अचीव करना है, वो कर लें। इस सिलसिले में कल दोबारा गंडापुर साहब और गौर साहब मिलने गए खान साहब को, और उन्होंने ये जो ऑफर जो ऑलरेडी मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया है वो दी, लेकिन उसके ऊपर जो एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका। मैं ये बात रीट्रेट करना चाहूँगा कि खान साहब ने अपनी आज़ादी की बात जो वो कहीं नहीं की, हालांकि उनको 1.5 साल से भी ज़्यादा अरसे से बेगुनाह जेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि तमाम जो कैदी हैं हमारे बेगुनाह जिनको जेल में रखा गया है उनको आज़ाद किया जाए। तो ये बात उससे आगे बढ़ सकती थी, लेकिन हुकूमत की साइड की इंसिस्टेंस थी कि नहीं जी आप पहले इसको एहतजाज को जो है वो इसको पोस्टपोन करें। खान साहब ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया। आज तो रऊफ साहब, ये अब अलीमा खान साहिबा आई और उन्होंने कहा कि अब धरना होगा, तो क्या अब ये इसको हतमी ऐलान समझ लिया जाए कि अब ये धरना होगा और मामला तय होने तक जारी रहेगा? हबीब साहब, मैं इस सिलसिले में कोई कंक्लूसिवली बात नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऑप्शंस इस वक्त भी टेबल के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा। और वक्त गुजरने के साथ साथ उन तमाम को कंसिडर किया जा रहा है। वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कंसिडर हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि 24 के करीब जाके कोई एक हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी। शायद एक जगह एक एक्टिविटी हो, दूसरी जगह दूसरी एक्टिविटी हो, तीसरी जगह कोई और एक्टिविटी हो। ये एक्टिविटीज जो हैं सारे मुल्क में होंगी, सिर्फ एक जगह नहीं होंगी। हाँ, इस्लामाबाद में आने की कॉल दी गई है, लोगों को कहा गया है कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। ठीक। अच्छा रऊफ साहब, 22 अगस्त को जब राब्ता हुआ था और खान साहब ने बात मानी, जलसा जो था वो 8 सितंबर पर चला गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, खान साहब थोड़े से गुस्से में आए। जेल से खान साहब ने मैसेज दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, इन्होंने हमें धोखा दिया है। आज जो खान साहब ने गुफ्तगू की, खान साहब ने कहा मुज़ाकरात भी होते रहेंगे और एहतजाज भी साथ साथ चलेगा। ऐसा महसूस होता है थोड़ी सी लचक पैदा की है खान साहब ने अपने रवैये में, कि वो कह रहे हैं कि अब हम एहतजाज भी करेंगे लेकिन साथ साथ अगर मुज़ाकरात भी होंगे तो मुज़ाकरात भी करेंगे। देखिए, हिस्टोरिकली आप इस जो सवाल है आपका इम्पोर्टेंट है, चूंकि अहम सवाल है, इसलिए इसको हिस्टोरिकली ज़रा देख लेते हैं। हमने हमेशा कंटेंशन हमारी यही रही थी पार्टी की कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि वही ताकत का मंबा है, ताकत उन्हीं के पास है। खान साहब भी इस सिलसिले में उन्होंने एक टीम भी तश्कील दी थी कि जी आपके पास यूर एम्पावर्ड कि आप उनसे बातचीत कर लें, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई। तो इसलिए अल्टीमेटली खान साहब ने ये कहा था कि अब ये लोग डिलीवर नहीं करना चाहते और इनके कहने और करने में बहुत तजाद है। कंसिक्वेंटली उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि जी इनसे आप बातचीत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर आप मेरे प्रोग्राम्स देखें, आपके प्रोग्राम में भी मेरा ख्याल हबीब अकरम साहब के भी आपके प्रोग्राम में भी आके मैंने 2 दफ़ा ये कहा है, असर्ट किया है कि अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात करने होते हैं। हर तनाज़ा जो होता है उसका हल जो है हमेशा टेबल के ऊपर होता है, और मैं तो बड़ा डीपली बिलीव करता हूँ प्रोसेस ऑफ डायलॉग में। और मैंने इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे शदीद तनकीद का सामना रहा पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन मैंने वो अपनी कंटेंशन नहीं बदली और मुझे यकीन था कि खान साहब अल्टीमेटली ये कहेंगे। और उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे और बातचीत भी होता और प्रोटेस्ट भी होता रहेगा। ये पार्टी की पोजीशन थी, ये पार्टी की पोजीशन इस वक्त भी है। लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो मीनिंगफुल, बामानी होने चाहिए, और वो उनका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कितने टाइम में हमने ये करना है। ये नहीं कि जी हम अगले 10 साल के लिए लटके रहेंगे कि जी बातचीत चल रही है। तो ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होने हैं। बामानी मुज़ाकरात से आपकी क्या मुराद है? क्या पहले रिहाई हो और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो, या क्या? बामानी मुज़ाकरात से मेरी ये अर्ज़ है हबीब साहब के 3 हमने कंडीशंस लगाई हुई हैं, 3 हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। कंडीशंस तो नहीं कहना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1 केजी मैंडेट जो है वो रिटर्न किया जाए। नंबर 2 बेगुनाह कैदी जो है उनको रिहाई दी जाए। और नंबर 3 आइन और जमहूरियत जो है और रूल ऑफ लॉ जो है वो मुल्क में बहाल किया जाए। ये 3 चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी जो रिक्वायरमेंट है वो
अनरीजनेबल है। बेसिकली आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और अगर वो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर जो ये इनका चोरी किया हुआ मैंडेट है वो रिवर्स हो जाता है। अब क्राइसिस ये है कि जी अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, खासकर मैंडेट के सिलसिले में और बल्कि आइन और कानून की बहाली के सिलसिले में भी, तो ये हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि कोई सिटिंग हुकूमत जो है वो शायद इतनी आसानी से ये काम ना कर सके। हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज थे, हैं और रहेंगे, और देखते हैं कि ये जो अब मुज़ाकरा जहां तक पहुंचे हैं, इससे आगे किस तरीके से, कब और कैसे जो है बात को आगे ले जाया जा सकता है। जब दो पार्टियों में मुज़ाकरात या बातचीत होती है तो फिर कंडीशंस दोनों तरफ से होती हैं। आप लोगों ने तो अपने मुतालबात सामने रख दिए, दूसरी तरफ के मुतालबात भी आप लोग मानेंगे? अब पता नहीं वहां से किस किस्म के मुतालबात सामने आते हैं। वो मुतालबात की बात नहीं है जी, वो कहते हैं जी कि पहले आप अपना एहतजाज जो है वो पोस्टपोन कर दें। तो ये पहले भी उन्होंने किया था, आपको याद है जब 22 अगस्त का एहतजाज हमने पोस्टपोन किया था इनके कहने के ऊपर, तो उसके बाद आपने देखा था कि शहर और मुल्क इन्होंने लॉकडाउन करने शुरू कर दिए थे। और अभी से आप देखिए, कल से एज ऑफ यस्टरडे इस्लामाबाद रावलपिंडी और गिरदोनवा के जो इलाके हैं उनको लॉकडाउन किया जा रहा है। तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना आईनी हक इस्तेमाल करके पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो ये उसको क्यों रोकते हैं? ये इनके अंदर का खौफ जो है वो करता है, वो जाहिर करता है। ये इनको पता है कि इनकी मांगे की हुकूमत है, इनको पता है कि ये चोरी की हुकूमत है। कह रहे हैं कि चूंकि डेलीगेशन आ रहा है 24 नवंबर को और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि उस दिन ऐसा कोई एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा हो। वो कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई मौका आता है आप लोग एहतजाज की कॉल दे देते हैं। लास्ट टाइम भी SCO कॉन्फ्रेंस थी तो आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दे दी उसी दिन। देखिए, जमहूरी एंटिटीज़ में, जमहूरी ममालिक में एहतजाज जो है वो ऑन गोइंग एक हकीकत है, और उससे जो रियासत के मामलात हैं वो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होना चाहते। और खुदा न ख्वास्ता हमारा मकसद भी एहतजाज का ये नहीं है कि रियासत के मामलात जो हैं वो इफ़ेक्ट हों। रियासत अपने मामलात जारी रख सकती है, एहतजाज की अपनी एक हैसियत है, एक अपनी रेलेवेंस है, उसको भी होने दें। कोई एक दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। आप लंदन में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, जो जमहूरी ममालिक हैं उनमें चले जाएं, ऑन गोइंग डेली बेसिस के ऊपर एहतजाज हो रहे होते हैं। क्या उससे रियासत का कारोबार रुक जाता? नहीं। और क्या एहतजाज को जबरदस्ती खत्म किया जाता है? नहीं। ये दोनों चीजें जो हैं वो इकट्ठी चलती हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है और इसको चलने दें। और ये बताइएगा कि आपने इतनी बड़ी एक्टिविटी अब जो 24 का ऐलान कर रखा है, आपके लीडर्स को जो जेलों में हैं उन्हें शिकवा है कि आप उन तक अप्रोच नहीं करते, तो क्या उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने शिकवा किया और आज़म सवाती साहब जो आपकी पार्टी के बड़े अहम रुकन है वो भी जेल में हैं, क्या इन लोगों से भी मामला कुछ इनको भी अप्राइज किया गया कि आप बताएं क्या करना चाहिए? मैं हबीब साहब इससे आगाह नहीं हूँ, लेकिन लाजमी बात है जो पहली हमने रिक्वायरमेंट कहा उनको कि पूरी करें वो ये था कि जी तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। इसमें शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती साहब, इसमें बाकी जो सारे हमारे दोस्त भाई जो कैद हैं, उमर साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे सेनेटर साहब और महमूद रशीद साहब, तमाम को, और बाकी जो हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, जो जिनको कैद किया गया है, बेगुनाह कैद में रखा गया है। पहली जो खान साहब ने रिक्वायरमेंट बताई वो यही थी कि जी इनको आज़ाद किया जाए। तो लाजमी बात है कि अगर उनसे फिजिकल मुलाकात हो नहीं भी सकी तो भी वो हमारे लिए सर फहरिस्त हैं। उनका आज़ाद होना जो है, उनका रिहा होना जो है वो सर फहरिस्त है हमारी प्रायोरिटीज़ में। अच्छा रऊफ साहब, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और यकीनन पुरअमन एहतजाज का ही आप लोगों का इरादा होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो स्क्वाड तैयार किया, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जहादी स्क्वाड कह रहे हैं, उस पर बहुत तनकीद कर रही है गवर्नमेंट और कह रही है कि इस तरह का आप लोग स्क्वाड तैयार करके ला रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हुकूमत के कहने के ऊपर जाएंगे तो फिर बहुत सारे और भी बहुत से बड़े अखबारों में देखिए डिसइंफॉर्मेशन हो रही है, पिछले 3 दिनों से शुरू हुई है। वो एजेंडा आइटम है एक, जो कि हमेशा जब भी कोई इस किस्म की एक्टिविटी होनी होती है तो इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम जो है वो उसको लॉन्च किया जाता है। ये भी अभी चल रही है, कुछ टीवी पे आ रहे हैं, कुछ अखबारों में लिख रहे हैं। ये जो स्क्वाड की बात है इसमें कोई हकीकत नहीं है। हम लोग तमाम मुल्क के हर कोने से लोग आएंगे, KP से भी लोग आएंगे। लाजमी बात है चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो भी तशरीफ लाएंगे। उनके साथ जब वो आएंगे तो उनके साथ हज़ार लोग भी होंगे। तो ये कोई स्क्वाड नहीं है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जनाब नवाज शरीफ साहब
ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा था कुछ चीज़ें गिनवाते हुए कि ये हैं वो ज़राए जिनकी वजह से मेरे पास इतनी दौलत बनी है। और जब उनसे पूछा गया, जब वो झूठे साबित हुए, तो लोगों ने पूछा कि ये उन्होंने क्यों झूठ बोला था पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, तो उन्होंने फरमाया था कि जी ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तो पॉलिटिक्स में और रियलिटी में बड़ा फ़र्क होता है। अगर अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा भी है किसी वक्त कोई एक दो बातें की हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली ये एक पुरअमन एहतजाज है और ये एक पुरअमन एहतजाज ही रहेगा हमारी तरफ से, पीटीआई की तरफ से। तो ये बताइएगा कि आज मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही कि उन्होंने अपनी ज़ाती राय कहा कि मैं मुज़ाकरात करना, मैं तो समझता हूँ सबके साथ बात होनी चाहिए। तो क्या इसमें जो दूसरी तरफ से मुज़ाकरात का टर्मिनल है वो मोहसिन नकवी साहब हैं? मैं इस सिलसिले में बात नहीं कर पाऊंगा। हमारी जो कंटेंशन है वो बड़ी सिंपल है। हमने मुज़ाकरात करने हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट किसको नॉमिनेट करेगी जब ये बामकसद और प्रॉपर मुज़ाकरात शुरू होंगे, वो उनकी डिस्कशन है कि वो किसको नॉमिनेट करती है। मुज़ाकरात के ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल विल बी द इस्टेब्लिशमेंट। तो अब इमरान खान साहब का बाहर आना आपको कब तक लग रहा है, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि जी वो तो अभी बाहर नहीं आते। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ज़ाहिर है आप इतनी बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा जो कि कोई आउटकम इसका निकले, तो वो आपको क्या लग रहा है? जी, टेक्निकली हबीब साहब, हमारे कुछ एटीसी रिलेटेड मुकदमात है जिनकी के डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो बेल की हेयरिंग जो है वो 29 नवंबर को है। तो हमने एक अर्ली हेयरिंग की रिक्वेस्ट डाली है ताकि ये जो मुकदमात हैं इनको 24 तक, 23 या 24 तक सुना जाए। तो अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो इनके बाद कोई और मुकदमा रहता नहीं है। हाँ, ये कुछ इतलात आई हैं कि पिंडी के एक मुकदमे में, एक इंसिडेंट के सिलसिले में उन्होंने खान साहब को भी नॉमिनेट किया, बल्कि उनकी अरेस्ट भी डाल के 5 दिन का फिजिकल रिमांड भी ले लिया है। तो हमारी तो कंटेंशन हमेशा से यही रही है, मैं बारहा कहता रहा हूँ कि इनका जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो खान साहब को रिलीज करना नहीं है, बल्कि ये खान साहब की रिहाई के रास्ते में हर किस्म की दीवार जो है वो खड़ी करने की कोशिश करेंगे। अगर वो एक मुकदमे से आज़ाद हो गए या 10 से आज़ाद हो गए तो इनको और 2 मुकदमों में, 4 मुकदमों में जो है ना वो रख लेंगे अपने पास ही। इस वक्त एक हमारी जो इत्ला है, लेटेस्ट इत्ला है, उसके मुताबिक को तकरीबन 135 केसेस जो हैं उनमें खान साहब को नॉमिनेट किया गया है। तो टेक्निकली 135 रीजंस हैं इस वक्त हुकूमत के पास खान साहब को अरेस्ट करने की। तो ये जो उनका इरादा है वो तो नेक नहीं है, जो इरादा है वो तो खान साहब को रिलीज करने का नहीं है। तो अब अदालतें ही हैं कि वो कुछ करें, वो अपने आप को कितना असर्ट करती हैं, किस तरीके से वो इन मामलात को आगे बढ़ाती हैं। टेक्निकली स्पीकिंग खान साहब के खिलाफ कोई मुकदमा इस जो कल की बेल हुई है उसके बाद कोई उनके खिलाफ मुकदमा ऐसा नहीं है जिससे कि उनको कैद में रखा जा सके। अदलिया से अब तक उम्मीदें हैं आप लोगों की, इसका मतलब है रऊफ साहब? मैंने तो कभी अदलिया से उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ी जी। ये तो काजी फायजीसा के ज़माने में भी मैं कहता था, हाँ उनके बारे में मैंने उनकी ज़ात के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था बहुत दफ़ा और उसका खमियाजा भी भुगत चुका हूँ। लेकिन ये है कि मैंने कभी अदलिया को एज एन इंस्टीट्यूशन पर से मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी वो इंसाफ नहीं कर सकते, बल्कि अदलिया को इंसाफ करना पड़ेगा। हम 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ क्यों हैं? हमने क्यों उसको रिजेक्ट किया है? वो सिर्फ इसलिए है कि अदलिया को हम चाहते हैं कि एक पावरफुल एंड वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ये पिलर ऑफ द स्टेट है, वन ऑफ द 3 ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो उसको इन्होंने बिल्कुल घर की बांदी जो बना के रख दिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है वो घर की बांदी की तरह का कर दिया है। इसलिए हम इस केस को फाइट करेंगे और हम इसको फाइट करते रहेंगे जब तक कि जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो बहाल नहीं होता। और वो अनकरीब मैं देख रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो बहाल हो जाएगा। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बता दें एहतजाज को लीड कौन करेगा? गंडापुर साहब, क्योंकि एपेक्स कमेटी के इजलास में ये मामला उठा था कि गंडापुर साहब यलगार करने आ जाते हैं एक सूबे पे और ये कि केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं एहतजाज के लिए। ये मामला एपेक्स कमेटी के इजलास में भी उठाया गया। ना यलगार होती है, ना प्रोविंशियल हुकूमत के जो फंड्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फंड्स प्राइवेट फंड्स होते हैं जो रेस किए जाते हैं। और जिस साहिबा ने
ये पॉइंट रेस किया है, वो ज़रा अपने कॉन्डक्ट के ऊपर नज़र दौड़ाते तो उनको पता चलता है कि वो किस तरीके से, जब एहतजाज की कॉल होती है तो वो किस तरीके से मुल्क को लॉकडाउन करते हैं, सूबे को लॉकडाउन करते हैं, किस किस्म की फस्तायत का इजहार किया जाता है, किस तरीके से लोगों को उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। यार इन लोगों के पास इनके पास कोई शर्म और हया का कोई आंसर नहीं है इन लोगों की ज़ात में। ये उल्टा लोगों के ऊपर इल्जाम के तीर जो है वो दाग रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं और हुकूमत इस एहतजाज को रोकने के लिए क्या तैयारियां कर रही है, इसी सारी सूरत हाल पर मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदान से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है उमर जट, पेशावर से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ यासिर हुसैन, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब चांडियो, और लाहौर से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे सुहेल बलूच। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उमर से। उमर, इस्लामाबाद के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि अभी 4 दिन बाकी हैं और आज से ही मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, और क्या तैयारियां की जा रही हैं? अच्छा, इस्लामाबाद का जो मौसम है ना वो तो ठंडा होना शुरू हो गया। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे ठंड लग रही है ठीक ठाक, लेकिन जो यहाँ का सियासी टेम्परेचर है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। और ये आपको याद होगा कि 24 नवंबर की कॉल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने दी थी, उसके बाद जो पहली पेशरफ्त ये CBM के हवाले से आई वो 19 नवंबर को जब मुलाकात हुई अली बिन गंडापुर की 1.5 घंटा इमरान खान के साथ अडयाला जेल में। उसके बाद फिर अगले दिन 2 घंटे की मुलाकात हुई और भी सारी रात इनकी मुलाकातें जारी रही, मुशावरत होती रही। लेकिन उसके बाद कल शाम को फिर जैसे ही ये अंदाजा हुआ कि कोई बात नहीं बन रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के दरमियान, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई अडयाला जेल में। और उसके बाद फिर एक प्रॉपर माहौल सामने आया। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक बड़ा मार्च किया गया जो जिना एवेन्यू है डी चौक के बाहर, और बड़ी पुलिस की यहाँ पर IG की क़यादत में पुलिस के कारकुनान और जो लोग हैं कांस्टेबल्स और दीगर लोग वो यहाँ मौजूद थे। उसके बाद फिर कंटेनर्स भी आना शुरू हो गए और अब सिचुएशन ये है कि जो डी चौक शारा दस्तूर आने वाले जो रास्ते हैं उन तमाम पर फिलहाल कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। अच्छा। अभी बकायदा उनको सेट करके रास्ते बंद नहीं किए गए, लेकिन वो कंटेनर्स वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। और बड़ी तादाद में तकरीबन 400 से ज्यादा कंटेनर्स हैं जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस टाइम मौजूद हैं। और खुसूसी तौर पर जो इस्लामाबाद की एंट्रेंसेस हैं वहां पर ये कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं। डी चौक हो, इस्लामाबाद का 26 नंबर वाला जो मकाम है वो हो, रवा चौक वाली साइड हो, यानी कि जो लास्ट एक एक्सरसाइज की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था 4-5 अक्टूबर वाला, उसके हवाले से जो एक तैयारी की गई थी, तो उसके बाद अब दोबारा से हमें नजर आ रहा है कि शहर इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए जो कंटेनर्स हैं और वो मौजूद है। अच्छा, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। अच्छा। जो आप अपने अभी जो गिरफ्तारियां हैं उनके हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हद तक तो उनके घरों पे छापे भी मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और एक बाकायदा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। उस कमेटी के जो लोग हैं उनके घरों पर भी छापे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर पुलिस जो है वो पहुंच रही है गुज़िश्ता रात से। अभी जो शहर का माहौल है जो इस्लामाबाद का वो नॉर्मल है, लेकिन लोगों को अंदाजा होना शुरू हो चुका है कि जो आने वाले 2-3 दिन होंगे उसमें मुश्किलात भी होंगी, कि रास्ते भी बंद मिलेंगे। और SCO कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा ये जो टाइम पीरियड बीच में गुजरा है, लोग बड़ा इस्लामाबाद के यहाँ पर जो कंटेनर्स की भरमार थी वो खत्म हुई, रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि दोबारा से इंतजाम वो रास्ते बंद करने जा रही है। और आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई जब खबर ये आई इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि अली अमीन गंडापुर के साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और जो जारी हुई वहां से प्रेस रिलीज, उसमें ये बताया गया कि बड़ी जो सूबे के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल है, क्योंकि एक बड़ा वाकया भी हुआ, तो उसकी सूरत हाल पर ये बातचीत हुई है। लेकिन जराए ये बता रहे हैं कि उसमें इंतजामिया जो इस टाइम ये कर रही है और जो CBM चल रहे हैं उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर जब से इस्लामाबाद छोड़ के वापस पेशावर पहुंचे हैं, तो एक बात तो ये नजर आ रही है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और उसके लिए वो तैयारियां मुकम्मल कर रही है। और इंतजामिया भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार है, वो भी अपनी तैयारियां कर रही है। कभी वो पुलिस के फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं यहाँ पर, कभी मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर्स की जो इंस्टॉलेशन है वो जारी है। तो ये दोनों तरफ से तैयारियां शहर इक़्तिदार में जारी हैं। अब 1-2 दिन बाकी हैं और फ्राइडे से नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर एक माहौल है एहतजाज का वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बताइएगा यासिर के पेशावर में क्या सूरत हाल है, पेशावर में क्या तैयारियां की जा रही हैं? शुक्रिया हबीब साहब। अभी तक तो जो है 3 दिन तक तो वज़ीर आला जो थे वो इस्लामाबाद में थे और वहाँ के जो मामला थे उन्हीं को डील कर रहे थे। आज सुबह सवेरे वो पेशावर सीएम हाउस पहुँचे और पहुँचने के बाद हमारे जो ज़राए उनका ये कहना है कि उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक बुशरा बीबी से मुलाकात की। इस मौके पर जो थी मशाल यूसुफ भी उनके साथ मौजूद थी। उसके बाद आज ISF और इंसाफ यूथ विंग की अहम तरीन जो है मीटिंग तलब की गई है रात 10 बजे और 700 जो पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले MPs या वज़रा हैं उनको भी बुलवाया गया है और यकीनन तैयारियों के हवाले से जो है हतमी शक्ल जो है आइंदा 1 रोज में दे दी जाएगी। अभी हमारी सीएम हाउस में जो वज़ीर आला के तर्जुमान है फराज मुगल, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि प्राइवेट जो हैवी मशीनरी है उसकी बुकिंग की जा रही है और कल तक बाकायदा वो बुकिंग कर ली जाएगी। जो ज़्यादातर हैवी मशीनरी है कोहाट से मंगवाई जा रही है क्योंकि वो CPEC के रास्तों में आगे हैवी मशीनरी काम आती है, तो इसीलिए वो हैवी मशीनरी जो है इसकी बुकिंग कर ली गई है। यानी अब जो रेस्क्यू या जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ या KPK हुकूमत पर लगते थे कि वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है, वो इस बार नहीं की जाएगी। इस बार जो है प्राइवेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जो एक स्क्वाड जो है एक तरतीब दिया गया है, जैसे कि तमाम MPAs और वज़रा को कहा गया है कि वो अपने जो है हलकों से 10,000 से ज़ायद जो है वो कारकुनान को बाहर निकालें। तो उनमें जो 300 कारकुनान होंगे वो उस स्क्वाड का हिस्सा होंगे जिसको अल जहाद का नाम भी दिया गया है। उनको जो ऑन करेंगे 2 मिनिस्टर्स करेंगे, एक मीना खान आफरीदी हैं और एक सुहेल आफरीदी हैं। ये दोनों ISF के पहले ओहदेदार भी थे और ये धरनों के इंतहाई माहिर भी कहलाए जाते हैं। इन दोनों के हवाले जो है इंतहाई अहम जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जहां तक प्लानिंग की बात है हबीब साहब, तो वो ये है कि फैसल अमीन गंडापुर जो है अली अमीन गंडापुर के भाई, वो जुनूबी अजला के काफिलों की क़ियादत करेंगे और वो पेशावर की तरफ से नहीं आएंगे, बल्कि वो CPEC के रास्ते से होते हुए डेरा इस्माइल खान और इन रास्तों से होते हुए वो डायरेक्ट इस्लामाबाद की तरफ पहुंचेंगे, जो कि संगजरानी की तरफ जो टूल प्लाजा आता है बिल्कुल इस्लामाबाद के टूल प्लाजे के करीब ही है। ये काफिले वहां से आएंगे, जबकि पेशावर, सवाबी, चरसदा और मालाखंड रीजन के जो काफिले होंगे ये जो है सवाबी से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचेंगे। हैवी मशीनरी का इंतजाम कर लिया गया है। शेरानी एक ग्रुप है जो कि वज़ीर आला के लिए हरदम मौजूद होता है। उसके तकरीबन 700 जो कि रज़ाकार हैं शेरानी ग्रुप के, वो भी वज़ीर आला की हिफाजत के लिए पेशावर जो है कल रात पहुंच जाएंगे और उनके रहने और रिहाइश का इंतजाम भी बंदोबस्त कर लिया गया है। कहा जाता है कि आज रात जो है बाकायदा ISF इंसाफ यूथ विंग की जानिब से अली अमीन गंडापुर को जो है धरने में शिरकत के हवाले से, तैयारियों के हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग देंगे और जहां जहां कमी दिखाई देगी उसको मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा अरबाब, लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप जो थी कराची में वो 9 मई के बाद छोड़ चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब भी जो लोग मौजूद हैं वो सरप्राइज देंगे। तो आप बताएं जरा तैयारियां कैसी की जा रही हैं एहतजाज के हवाले से? जी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा तो इससे पहले जो है मेरी जो लीडरशिप से यहाँ तहरीक इंसाफ से बातचीत हुई है, उन्होंने ये बताया है कि 5000 कारकुनान जो है वो मार्च करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, जो कि 5000 कारकुनान पहुंचेंगे इस्लामाबाद। अच्छा। और उसकी जो वीडियो सबूत है वो भी पार्टी के हाई कमान को भेज दिए गए हैं कि ये 5000 कारकुनान किस किस सूरत में कहां कहां और किस मकाम पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो PTI ने अपनी हिकमत अमली, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हिकमत अमली A, B और C भी बना ली गई है। A का मतलब है खामोशी से निकलो, B का मतलब है अगर पहले काफिले को रोके, यानी अगर ओबाड़ो में काफिले को रोका जाए पंजाब से तो फिर कश्मीर कंदकोट वाले रास्ते से पंजाब में दाखिल हुआ जाए, और C का ये है कि अगर उनको आगे न जाने दिया जाए तो फिर किसी को भी आगे आने नहीं दिया जाए, यानी जो जहां है वहां पर धरना दे। दूसरी जानिब जो हिकमत अमली बनाई है सिंध हुकूमत ने, उसके 2000 के करीब कमांडोज जो है वो इस्लामाबाद तकरीबन पहुंचने वाले और उनको उस साइड पे लगा दिया जाएगा जो कि कराची समेत सिंध से जो काफिले आएंगे उस पर नज़रदारी करने के लिए, क्योंकि सिंध के लोग सिंध के लोगों को जानते हैं, तो लिहाजा उन पर नज़रदारी के लिए उनको वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। तमाम टूल प्लाजा पर जो है खुफिया कैमरास के जरिए कारकुनों की निगरानी की जा रही है और सिंध हुकूमत को ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में इनके काफिले जो है वो इस्लामाबाद में ना पहुंचे। अच्छा, ये बताइएगा, लाहौर में तो कुछ दिन पहले से ही हम सुन रहे थे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। क्या तैयारियां जो लाहौर की क़यादत है वो एहतजाज के हवाले से कर रही है?
जी बिल्कुल, जहाँ तक क्रैकडाउन का मामला है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर हैं, ओहदेदारान हैं या MPs हैं, उनको पहले से ये हिदायत जारी की गई थी कि उन तमाम ने पुलिस से क्रैकडाउन से बचना है। तो अब जितने भी उनके ऑफिस हैं या उनके घर हैं, वहाँ पर तो वो मौजूद नहीं है। अब तक की जो इतलात हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जो मौजूदा लीडरशिप है वो गिरफ्तार उनमें से कोई नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लाहौर समेत दीगर जो मुख्तलिफ अजला हैं, वहाँ पर जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है, इसमें टिकट होल्डर्स और MPs के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक की हमारी जो हमें मसूल हुई है इंफॉर्मेशन और ज़राए ने यह दावा किया है कि अब तक जो MPs हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर एक MPs 300 से लेकर 400 कारकुन इकट्ठा कर लेता है और वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। तो इसके लिए भी अब, क्योंकि अब जो सूरत हाल है, अभी तक जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो हल नहीं हो सका और अब बसें जो है जहाँ कारकुनों को लेकर जाना था, वो एक प्लान जो है तब्दील किया गया कि अब बसों में जो है वो कारकुनों को नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि जो लोकल गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, उनमें जो कारकुन हैं या जो रहनुमा हैं वो यहाँ से रवाना हो गए। इब्तदाई तौर पर जो खवातीन है उनको यहाँ से जो लाहौर की सदर है डॉक्टर मिसबा, और वो जो है वो लीड करेंगी, जबकि दूसरी जानिब जो सलमान अकरम राज हैं वो तमाम टिकट होल्डर और जो MPs हैं उनकी मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया जो है वो मीटिंग्स ले रहे थे और उनको हिदायत जारी की जा रही थी और बहुत सारी मीटिंग जो है वो उनकी नहीं हो सकी। जबकि इसी तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है सुहेल, कारकुन है रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है? जी, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त तक जो उनको रिपोर्ट मिल रही है या उनके पास इत्तलात हैं, उनका यहाँ पर 10,000 जो पुलिस एहलकार है वो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर तैनात किए जाएंगे और लाहौर के तमाम पॉइंट्स वहाँ पर कंटेनर्स भी होंगे और फोर्स जो है वो तैनात की जाएगी। और आज से ही, अभी से बल्कि कुछ देर से जो है वो अब ये जो क्रैकडाउन का अमल है उसको तेज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब नुमाइंदगान का मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे नाजरीन, और वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, कल आपने हमारे शो में ये कहा था कि बातचीत आगे चल पड़ी है, आज की क्या सूरत है? कल मैंने दो बातें की थी। मैंने कहा बातचीत का इम्कानात जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन बातचीत का टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि गुफ्तगू जो है वो ऐसे मौके पे की जा रही है जब एक तरफ से कॉल है और कॉल 24 तारीख अप्रोच कर रही है और उसके साथ साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाए तो इतना अच्छा इसका नतीजा नहीं होता। लेकिन खैर, जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर मैंने मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है इकट्ठी की, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ऐसा होना, अब ये एक ट्रांजैक्शनल मुज़ाकरात थे, इसके अंदर ये नहीं था कि दूर रस चीज़ें नहीं थी। अच्छा, तो नहीं, को एग्जिस्टेंस के, देखिए जब भी मुज़ाकरात होते हैं चाहे वो इमीडिएटली नाकाम भी हो जाए, उनका कोई फायदा ना हो, लेकिन दूर रस फायदा उनका कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा, कि आपको दोबारा आप एक दूसरे करने के काबिल हो जाते हैं, आप दोबारा एक दूसरे से बात करने के काबिल हो जाते हैं, एक राब्ता उस्तवार हो चुका है। याद है ना आपको, जब अगस्त में भी ये बात हुई थी तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम होगी, तो उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो अल्टीमेटली इसने बढ़ना है। अच्छा, लेकिन चूंकि वक्त ठीक नहीं था और कम था, तो इस वजह से वो मुज़ाकरात की डोर तो टूट गई। और फिर उसूली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबा किया था वो बिल्कुल ऐसा था जो पॉलिटिकली अगर देखें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो अनयूजुअल थी। मसलन इमरान खान साहब को अगर रिहा ना भी करते, चलिए जैसे दीगर सियासी कैदियों को किया जा सकता था, बहुत सारे लोग थे जिन्हें किया जा सकता था, जैसे आपने कहा आजम सवाती साहब को रिहा करना बड़ा आसान था, शाह महमूद कुरैशी साहब को और दूसरे लोगों को, इनकी जमानतें तो हो सकती थी। आप अगर कोई एक अच्छा सिग्नल देते तो शायद अब ये सूरत हाल ना होती, लेकिन बहरहाल अब ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है और उसकी अब इससे आगे बढ़ते हुए मुझे यानी काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन बहरहाल उन मुश्किलात को अबूर तो करना होगा, खा कोई चाहे ना चाहे। अब ये मुज़ाकरात तो या बातचीत के जरिए ही रास्ता कोई निकालने का मुश्किलात किसके लिए नज़र आ रही हैं और 24 को आप क्या होता देख रहे हैं? हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, इसमें प्रॉब्लम को बहुत बड़ा उसूल नहीं है। उसूल अगर आप देखें तो उसूल PTI की साइड पे है, ठीक है। बाकी जगह पे अगर आप देखें तो उसमें अफराद का नाम लेके उनके मफादात की बात होती है।
अच्छा। तमाम जगह अच्छा। आप जहां पर भी देखते वो आप किसी फर्द का नाम ले रही हैं, किसी फर्द का नाम मैं ले रहा हूं, किसी दूसरे कोई और तीसरे फर्द का नाम ले रहा है, चौथा पांचवा। हम बुनियादी तौर पर अफराद की अप्रोच या उनके फैसलों में उलझ गए। यहाँ पे कोई इदारा जाती सतह पे जो फैसले होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर पॉलिटिकल फैसले करना है तो पार्लियामेंट बैठ के कर ले, ठीक है? ठीक है। या फिर अगर पॉलिटिकल फैसला करना है कि जनाब हमने क्या करना है आगे, तो पीटीआई को चलिए एक तरफ रखे, पहले ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये तो अपने अंदर कोई यकसुई पैदा कर ले। वहां तो लड़ाई ठीक है, वहां पर एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, तीसरा कहता है कि ये करना चाहिए, चौथा कहता है वो करना चाहिए। तो जब तक एक पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि उसमें जब पॉलिटिकल साइड पे देखते हैं तो उसमें दो बंदों का मफाद आ जाता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, आसिफ अली ज़रदारी साहब क्या करेंगे, उनके मफादात है, कहीं किसी और का मफाद है, कहीं किसी और का मफाद है। तो हमें अब ये अफराद की बहस से बाहर निकलना होगा, लेकिन ये अफराद इतने ताकतवर हैं कि ये हमें उस बहस से बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जब तक नहीं निकलेंगे उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात मीनिंगफुली आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये चलते रहेंगे, बातचीत अब चलती रहेगी। अच्छा, खान साहब ने जैसे कहा एहतजाज भी चलता रहेगा और मुज़ाकरात भी चलते और डेफिनेटली जब एहतजाज होगा तो उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों को अपनी जात बाहर निकल के ऊपर होके मौका मिल जाए सोचने का। देखते हैं कि 24 को फिर क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 24 नवंबर के बाद। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।